नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। पूरे विश्व में एक ऐसी बीमारी है जिसके रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो ना सिर्फ आनुवांशिक विकार है बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। हर देश की सरकारें उस बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी हां, और इसी बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर डालचंद मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वर्तमान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले जो सिकल सेल एनीमिया है इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में पहले सिर्फ हमने एनीमिया का नाम सुना था, अब एक नया नाम, नए रोगी सामने आ रहे हैं इस बीमारी के। क्या कुछ ये बीमारी है जी? देखो, एनीमिया जो जनरली अपन टर्म होती है, ये है हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है, जो खूनी कमी होती है, वो एनीमिया होती है। एनीमिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो एनीमिया का एक प्रकार होता है सिकल सेल एनीमिया। ये आनुवांशिक बीमारी होती है और इससे मुख्यतः ये शुरू के 10 साल के अंदर ये अपन को पता चलती है। बच्चों में जनरली ये इसका पता चलता है। और ये एनीमिया के और भी कई प्रकार होते हैं, जो अपने विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, वो अलग होते हैं। और ये जेनेटिकल जो कॉज है ये एनीमिया का, ये थोड़ा उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। एनीमिया में खून की कमी होती है, खून की कमी होती है, उसका ये लक्षण है। सिकल सेल एनीमिया का जो मैकेनिज्म है उसमें क्या कुछ होता है? सिकल सेल एनीमिया में जैसे कि दो सिकल सेल ट्रेट, दो जो रोग वाहक जो आदमी जैसे दो शादी करते हैं दो, तो उसमें क्या होता है कि 25% संभावना होती है कि जो बच्चा होगा वो सिकल सेल एनीमिया का, सिकल सेल डिजीज का बच्चा होने की संभावना होती है। उसमें क्या होता है कि एक जीन का एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, सिर्फ एक कोडोन के चेंज होने की वजह से उसमें ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाता है, जिससे जो अपने हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन होती है जी, उसमें चेंजेस आने की वजह से वो पूरी चेन बहुत चेंज हो जाती है जी। तो वो उसका जो नॉर्मल जो अपनी रेड ब्लड सेल होती है वो बाइकॉनकेव होती है, मतलब गोल आकार की बाइकॉनकेव होती है। पर इस बीमारी में जो रेड ब्लड सेल होती है वो हसिया के प्रकार की होती है, जैसे कि अपनी दाव की भाषा में जैसे दातड़ी बोलते हैं, अर्धगोलाकार उस प्रकार की होती है। तो इसको सिकल सेल एनीमिया इसलिए कहा जाता है। अब ये जो आकार है इस रेड ब्लड सेल का, जो ये क्या होता है कि जैसे अपनी जो धमनियां जो रक्त प्रवाह जो ले जाती हैं, तो बड़ी बड़ी धमनियों में से तो ये पास हो जाती है, पर छोटी धमनी में ये अपने आकार की वजह से वहाँ पे फंस जाती हैं। तो उसकी वजह से आगे वाले ऑर्गन को ऑक्सीजन की कमी होना और भी बहुत सारे जटिलता उत्पन्न होती है इस बीमारी में। जैसा कि आपने बताया कि आरबीसी जो है वो सामान्यतः गोल आकार की होती है, लेकिन इसमें ये अर्ध गोलाकार की हो जाती है। तो अर्ध गोलाकार की होने के बाद में ये स्थायित्व रहता है अर्ध गोलाकार का, तभी वो धमनियों में रुकावट करता है, ये या अर्ध गोलाकार होने के बाद में फिर से गोलाकार में परिवर्तित हो जाती है? नहीं, ये एक्चुअली अर्ध गोलाकार ये ऐसे नहीं होती है। नॉर्मली जनरली तो नॉर्मल साइज रहता है, पर जैसे कुछ कारण होते हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, डिहाइड्रेशन होना, कुछ बॉडी में स्ट्रेस आना, उसकी वजह से इसका और या फिर अपना जो पैसेज है वो ब्लॉक हो रहा है। तो कुछ इनके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जिससे इसकी आकार चेंज, पर जिसका आकार चेंज होने के बाद ये फिर उसी आकार में रहती हैं और फिर ये नष्ट हो जाती है। ये जो नॉर्मल जो अपने रक्त की कोशिकाएं होती है उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, पर इन जो कोशिकाओं का जीवन काल 20 से 30 दिन का होता है, तो ये जल्दी नष्ट हो जाती है। तो जो इस तरह की आरबीसी सेल्स जो इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है अर्ध गोलाकार में, क्या उससे जो पहले से जो गोलाकार जो आरबीसी है उनको भी खतरा होने लगता है इसकी वजह से? उनको खतरा तो अपन नहीं होता, पर जो अपनी जो बॉडी की जो डिमांड होती है, जैसे सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, तो ये तो उस काम को नहीं कर पा रही हैं और नहीं उनको करने देती है, और वो उतना नहीं कर पाती हैं। तो उससे अपने जो से बार बार इन्फेक्शन होना, ऑक्सीजन की कमी होना, और उस ऑर्गन के अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फिर उसके अलग जटिलता उत्पन्न हो जाती है।
सिकल सेल एनीमिया के लक्षणों की बात करी जाए तो कैसे पता करें कि सिकल सेल एनीमिया से जो व्यक्ति है वो ग्रसित हो गया है? सिकल सेल एनीमिया के जो लक्षण होते हैं जीवन के शुरू के 6 महीने में तो ये नहीं आते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कुछ प्रकार होते हैं। तो जो शुरू के 6 महीने में जो हीमोग्लोबिन का प्रकार होता है HbF होता है जी। तो उसमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती। पर 6 महीने के बाद जैसे ही जो अपना हीमोग्लोबिन का प्रकार चेंज होता है तब ये समस्या मुख्यतः चालू होना शुरू हो जाती है। तो शुरू के 4 से 5 साल में अगर बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, उसको बार बार स्ट्रोक भी हो जाता है बच्चों को, और जो एक्यूट चेस्ट पेन होता है, पेट में दर्द, बार बार जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्या हो रही है, और बार बार बीमार होना, और फिर उसमें जब अपन देखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन पे एनीमिया भी बहुत कॉमनली मिलता है बच्चों में। तो इस तरीके से बच्चों का प्रेजेंटेशन होता है, और फिर उस डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली अपन सस्पेक्ट करके फिर इसमें जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अपन आगे प्रोसीड करते हैं। आपने बताया कि 4-5 साल, मतलब 4-5 साल के बाद में इसके लक्षण दिखाई देंगे? ऐसा कुछ बच्चों में शुरू के 1 साल के अंदर आ जाते हैं, कुछ बच्चों में 4-5 साल तक, मगर मोस्टली 4-5 साल तक बच्चों में अपन को ये देखने बच्चों को में मिल जाता है। सामान्यतः अगर सबसे कॉमन सिम्टम्स की बात करी जाए तो ऐसे कौन से लक्षण है जो दिखाई देंगे जिनको देखते ही अपन पहचान सकते हैं कि हाँ बार बार बीमार होना, और छाती में पेट में दर्द होना बार बार, और एनीमिया की वजह से कमजोरी आना, ये मुख्य कारण होते हैं। और इसको चेक करवाने का क्या कुछ रहेगा? ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है या और क्या इसको टेस्टिंग की क्या कुछ? इनिशियली तो अपन एक सीबीसी की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो उसमें अपन को ज़्यादातर मरीज बच्चों में अपन को एनीमिया मिल जाता है। फिर अपना जो क्लिनिकल सस्पिशन अगर अपना ज़्यादा होता है तो फिर अपन इसमें हीमोग्लोबिन का एक HPLC मेथड से एक इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, तो उसमें अपन का हीमोग्लोबिन किस प्रकार का है वो अपन को पता चल जाता है किस प्रकार का है। और अगर हीमोग्लोबिन की जितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए बॉडी में, क्या उससे कम है तो क्या वो भी एक सिम्टम्स माना जा सकता है इसमें? हीमोग्लोबिन का जो प्रकार अगर उसमें 50% ज़्यादा अगर उसमें सिकल सेल वाला अगर HbS टाइप का अगर हीमोग्लोबिन है तो वो अपना सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट होता है। जी। बात करी जाए ये सबसे ज़्यादा कौन सी उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित करता है ये जो बीमारी है? ये बीमारी एक जन्मजात आनुवंशिक बीमारी होती है। तो इसमें जो इसके जो सिम्टम्स है शुरू के 1 से 5 साल के अंदर आना चालू हो जाते हैं, और ये बच्चे क्या अपन को जो भी सिम्टम्स और साइन के हिसाब से अपन को इनको मैनेज करते हैं। ये लोग जो विकसित देशों में 4 डिकेड तक ये जीवित रहते हैं, और विकासशील देशों में इनकी उम्र 20 से 25 साल तक होती है। तो और ये सिकल सेल जो डिजीज है ये इसमें 2 प्रकार होता है, एक तो सिकल सेल ट्रेट होता है और एक सिकल सेल डिजीज होता है। जो सिकल सेल ट्रेट में एक्चुअली किसी भी पर्सन में जो अपने जो जीन्स होते हैं वो दो पेयर में होते हैं। अगर आपके दोनों जीन हैं, अगर वो दोनों ही सिकल सेल वाले हैं तो इसे अपन होमोजाइगस बोलते हैं। ये सिकल सेल डिजीज का पेशेंट होता है, और जिसमें एक सही होता है और एक में सिकल सेल वाला जीन होता है तो उसको अपन हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ये सिकल सेल ट्रेट होता है। जो सिकल सेल ट्रेट वाला जो मनुष्य होता है उसको ये कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आती, उनका जीवन यापन बिल्कुल नॉर्मल होता है। पर उनमें ये आनुवंशिक नहीं होता? फिर नहीं, आनुवंशिक है, आनुवंशिक पर उनमें तो हाँ, पर उनमें ये परेशानियां डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें जो सही वाला पार्ट है उस सब चीज को बैलेंस कर लेता है। पर इसमें ये क्या होता है कि ये रोग के वाहक जरूर होते हैं, ये इस रोग को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम है। और जो सिकल सेल डिजीज वाला जो बच्चा होता है वो जनरली विकसित देशों में 4 डिकेड तक ही जीवित रह पाता है। एक स्टडी के मुताबिक जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें ये सिकल सेल एनीमिया के रोगी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सही है। ये इसके पीछे क्या कारण है? और सरकार लगातार उन अनुसूचित जो क्षेत्र है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे लगातार जागरूकता के कार्यक्रम लगातार चला रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे विश्व में कोई भी कहीं पर भी सरकार हो, बहुत गंभीरता से ये प्रोग्राम चला रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपने इंडिया में भी ये सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो MP के जो ट्राइबल एरियाज़ में वहाँ पे मिलते हैं। राजस्थान में ये साउथ राजस्थान में इनके पेशेंट, और गुजरात के ट्राइबल एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
अब ट्राइबल एरिया में ये बीमारी क्यों होती है, इसका रीजन जो अभी तक बेस्ट पॉसिबल जो अभी तक अपने समझ में आया है वो है कि जो ट्राइबल्स में जो कंसेंगुइस मैरिज होती है, कंसेंगुइस मतलब एक ही परिवार के सदस्य में जिनका जीन पूल सेम होता है, जी, मतलब एक ही परिवार के सदस्यों में शादी हो जाती है। हाँ, एक ही परिवार मतलब जैसे एक ही फैमिली है। अब जो सेम फैमिलीज में जीन्स ब्लड होते हैं, रिलेशन एक तरीके से, ब्लड रिलेशन वाले जो लोगों में जब शादियां होती है तो उनके जो जीन पूल होता है वो सेम होता है, तो उन्हीं उसकी वजह से ये उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। जी, अफ्रीकन कंट्रीज में भी इस बीमारी के पेशेंट ज़्यादा है, तो क्या ये श्वेत और अश्वेत का जो है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, या ऐसा कोई गर्मी ज़्यादा है कहीं किसी क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है ये? हाँ, क्लाइमेट का इसमें जो ये जो बीमारी जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा देखा गया है, और जो अफ्रीका में जो सब साहारन कंट्री में इनके पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो अपने ट्रॉपिकल एरियाज मतलब जहाँ पे जो भूमध्य रेखा के आसपास की जो कंट्रीज है और जहाँ पे जो एनवायरनमेंट रहता है हॉट ह्यूमिड वाला जो एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से जी ये इनकी संभावना, ये यहाँ पे मरीज ज़्यादा मिलते हैं। जी, ये तो अपन बात कर रहे थे कि कैसे होता है, क्यों होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, होने के बाद में इसका क्या कुछ उपचार है? देखिए, अपन को पहले तो इनके लक्षणों को समझना पड़ेगा, जो लक्षण अपन किन बच्चों में अपन को इनको सस्पेक्ट करना है। जैसे अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चा बीमार पड़ जाता है, बार बार इन्फेक्शन होना है और बच्चा को एनीमिया हो रहा है, कमज़ोर है, तो क्लिनिकल सस्पेशन के अकॉर्डिंग अपन उसमें जब अपन आगे की जांच कराते हैं तो सिकल सेल जो डिजीज है उसका डायग्नोसिस हो जाता है। फिर इसके बाद अपन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके मैनेजमेंट में, तो अपन इसकी बात करते हैं। जैसे एनीमिया है तो अपन उसको ब्लड प्रोडक्ट लगाएंगे, प्लस जो भी उसको इन्फेक्शन है उसको बार बार इन्फेक्शन से बचाना है, तो इसके लिए कुछ अलग से वैक्सीनेशन इस पर्टिकुलर डिजीज़ के बच्चों को किया जाता है, जिसमें न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल, एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बहुत कंपलसरी होते हैं। ये वैक्सीन जन्म के साथ में लगाई जाती है या कुछ इसका भी टाइम क्राइटेरिया है कि इतने साल होने के बाद में वैक्सीन? ये जो इनका फिक्स टाइम उसके हिसाब से लगाई जाती है। इसमें सारी वैक्सीन जो अभी अपने जो नॉर्मल वैक्सीन रूटीन में नहीं है, पर अगर इस बीमारी से पीड़ित बच्चा है तो उनके लिए ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। सबके लिए कंपलसरी नहीं है, सबके लिए कंपलसरी नहीं, पर इस बीमारी के लिए, क्योंकि इसमें बच्चा जैसे बार बार बीमार पड़ेगा जी, उसके बार बार बीमार पड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो अपन ये वैक्सीन लगाएंगे तो उसे वो संभावनाएं कम हो जाएंगी जी। तो ये अपन को वैक्सीनेशन लगाना होता है। प्लस इसमें जो पेशेंट एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को बहुत सारी चीज़ें अपन को पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, जैसे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचना है, बार बार जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट चेंज होते हैं उससे पेशेंट को बचने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, सिम्टम्स समझाए जाते हैं कि कब कब उसको एक डॉक्टर से सलाह लेनी है जी, यानी बचाव रखें तो बचाव ही एक तरीके से उपचार का काम करेगा जी। ठीक है। जीन थेरेपी की अगर बात करी जाए तो ये जीन थेरेपी इसमें किस तरीके से कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि एक चिकित्सा विज्ञान ने भी काफी उन्नति करी है, उसमें से जीन थेरेपी आजकल काफी प्रचलन में। हाँ, आपने सही कहा। वैसे तो इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है, इसमें जो अपन रूटीनली जो अपन एक ड्रग यूज करते हैं दैट इज द हाइड्रोक्सी यूरिया जी, जो अपन मेडिकली मैनेज करते हैं इन पेशेंट्स में। उसका जो वो होता है कि वो एक केयर की तरह होता है, मतलब किसी भी जो ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक तो केयर होता है, एक क्योर होता है। केयर मतलब अपन उसको चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, वो उसे जड़ से खत्म नहीं कर रही है। एक आता है क्योर, टेम्परेरी इलाज, हाँ टेम्परेरी इलाज। तो उसमें जो अपन जो केयर में अपन को पेशेंट एजुकेशन हो गई केयर में, प्लस आपका जो अपन जो मेडिकल में हाइड्रोक्सी यूरिया करके एक ड्रग आती है, जो हाइड्रोक्सी यूरिया के विभिन्न मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से ये एक तो जो HbS वाला जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन को उसको कम करता है, HbF वाले पार्ट को बढ़ाता है। और इसके भी कुछ दुष्प्रभाव जो होता है वो बच्चे को अपन समझाते हैं कि इससे और भी जो सेल की और जो कणिका है वो भी कम होती है। इसके साथ में फॉलिक एसिड भी लिया जाता है जी। और जीन थेरेपी है, क्या ये सस्ती और सुलभ है, हर एक की पहुंच तक है ये? देखो, जीन थेरेपी जो अभी है ये पिछले 2023 में दिसंबर में ये FDC अप्रूवल मिला है। इसमें 2 ड्रग है, दो जीन थेरेपी है। इसमें लेवजेनिया है, तो इसमें क्या है कि ये एक क्योर की तरह काम करती है
और ये तो सस्ती तो नहीं है, ये तो काफ़ी कॉस्टली है जीन थेरेपी तो। जी, क्योंकि अभी भारत में इंट्रोड्यूस हुई है तो हाँ, अभी तो ये अमेरिका में ही पिछले साल जी। इसको अप्रूवल मिला है जी और ये बहुत महंगी है। जी और इंडिया का भी तो स्टेटस पता नहीं है कि अभी इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, पर ये अभी लास्ट ईयर आई, तो अभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी अपने देश में भी ये उपलब्ध तो होगी। किसी रोगी को जीन थेरेपी के प्रोसेस से गुजारा जाए तो क्या फिर ये आनुवांशिक होने के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं? देखो अगर हमने उस जीन को ही चेंज कर दिया है तो फिर संभावनाएं कुछ कम रहेगी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जीन्स में आनुवांशिक होने की संभावनाएं तो कम नहीं होगी, जी पर इसमें क्या कहता है, जैसे अपने बॉडी में कुछ स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल्स को, जैसे मरीज की स्टेम सेल्स को अपन बाहर निकालते हैं, उस स्टेम सेल्स में जो वो डिफेक्टेड पार्ट होता है, जी अपन उसमें जैसे अपन उस जीन थेरेपी अपन उसमें इंजेक्ट करते हैं, जीन थेरेपी क्या करता है कि वो जो डिफेक्टेड पार्ट को तो रिमूव कर देता है और जो जी। सही पार्ट वहाँ पे अटैच हो जाता है, जी जिससे जो फिर जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो बिल्कुल सही प्रकार का बनता है। जी तो उससे जो उसके हीमोग्लोबिन की वजह से जो लक्षण है, जो जटिलताएं उत्पन्न हो रही है, वो समस्याएं खत्म हो जाती है। जी और पर यह है कि ये बीमारी का आनुवांशिक तो बीमारी आनुवांशिक तो रहेगी जी जी। इसमें। हाँ, जीन थेरेपी के बाद में आजकल चिकित्सा विज्ञान में एक शब्द और एक टेक्नोलॉजी काफी कॉमन है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्या इस बीमारी में अपनी भूमिका अदा कर सकता है? हाँ, देखो अभी तो जीन थेरेपी तो जैसे 2023 में आई है, 2023 से पहले इसका एक अच्छा जो ऑप्शन था क्योर का, दैट इज अ बोन मेरो ट्रांसप्लांट। बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसे आज से 20-30 दशक पहले तो इतना अच्छा नहीं था, पर जैसे पिछले 1-2 दशक से हाँ, बोन मेरो medical- ट्रांसप्लांट काफ़ी अच्छे रोल है इसमें, जी। 90% से अच्छा इसमें रिजल्ट बताया जा रहा है। जी अब बोन मेरो ट्रांसप्लांट में जैसे इसमें जो अच्छे जो स्टेम सेल्स होते हैं, अब उसको लेके उनको इन्फ्यूज कर दिया जाता है बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो अपना जो हीमोग्लोबिन जो अपना डिफेक्टेड वाला है, वो उसकी वजह अपना जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो आ जाता है, जी। तो उससे फिर जो उसी का जटिलता है, circulation जो होता लक्षण रहता है, जी वो सारे खत्म हो जाते हैं। जी, फिर उसी वो नए ब्लड का ही सर्कुलेशन होता रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये जो बीमारी है वो ज्यादातर, क्या आपको लगता है पुरुष या महिला में ज्यादा प्रभावी है? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जो इसका जो आनुवांशिक बीमारी है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न होता है, ये मेल और फीमेल, इसमें ऐसा कोई प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, जी। ये दोनों में ही सेम तरीके से इफेक्ट करती है। कि फीमेल को और भी कई गंभीर समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, तो क्या कहीं लगता है कि इनके ऊपर ज्यादा प्रभावी है? जैसे एनीमिया फीमेल्स में जी। वैसे भी काफ़ी रहता ही है, जी। अपने इंडिया में जो मोस्टली सारी फीमेल्स होती है, एनीमिया बहुत प्रीडोमिनेटली मिलता है, और सिकल सेल एनीमिया इटसेल्फ ये भी एनीमिया करता है। बाकी इसका जो प्रेजेंटेशन है मेल फीमेल में एक ही तरीके से होता है। क्या ऐसी कोई संभावना है कि जिसको एनीमिया है उसको ये सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस एनीमिया है? के ऐसा जैसे कुछ मैंने है? आपको शुरू में बताया था, एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। जी तो जो जेनेटिकल ये हेमेटोलॉजी हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब जो आनुवांशिक अपना जो हीमोग्लोबिन जो कम हो रहा है, उसका ये सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया 2 कारण होते हैं, तो जी। उसमें से एक सिकल सेल एनीमिया है। बाकी एनीमिया के और भी बहुत सारे कारण जी। होते हैं, जैसे कि अपना हीमोलाइटिक एनीमियाज होते हैं, और अपने बीटल डेफिशिएंसी एनीमिया हो जी। गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ये काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनीमिया हैं। जी जी। बात करी जाए, कोई व्यक्ति अगर डेंगू या मलेरिया से पीड़ित रहा हो तो उनमें इस रोग के होने की कितनी कुछ संभावना रहती है? देखो डेंगू, जैसे मैंने आपको ही बताया, जो भी सिकल सेल डिजीज़ का जो बच्चा है या फिर जो भी पेशेंट है, वो अगर बार बार उसको इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगेगा। काफी चीज़ तो ये सेंसिटिव है। हो जाती है body। हाँ, मतलब और सेकेंड चीज, जैसे ही इन्फेक्शन होगा उसकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, डिहाइड्रेशन में जाएगी, तो उसके अंदर जो वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस होते हैं, वैसो ऑक्लूसिव जो सिम्टम्स होते हैं, ये काफ़ी बढ़ जाते हैं सिकल सेल डिजीज के पेशेंट में। पर इसमें जो एक चीज़ जो कही जाती है, जो सिकल सेल ट्रेट, जी जो सिकल सेल ट्रेट मतलब जो रोग वाहक जो उसका मतलब बीमारी का पेशेंट नहीं है, जो रोग वाहक है, जिसमें एक जीन सही है और एक सिकल वाला जीन है, जी उसके अंदर थोड़ी सी ऐसे कहते हैं कि जो मलेरिया से थोड़ी सी उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, क्योंकि मलेरिया का जो कीटाणु होता है, जो उसके प्लाज्मोडियम होता है, उसका जो साइकिल होता है आरबीसी के अंदर का, जी। उसको पूरा करने के लिए
30 दिन का समय चाहिए होता है, 7 से 30 दिन का समय चाहिए होता है, क्योंकि इस जो ट्रेट वाला जो पेशेंट होता है, सिकल सेल ट्रेट वाला पेशेंट होता है, इसकी जो ये जो सिकल वाली जो हीमोग्लोबिन वाली जो आरबीसी होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो वो जो मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको पूरा साइकिल पूरा नहीं कर पाता है जी। तो वो उस सिकल सेल ट्रेट वाले को इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है इसमें, उस मलेरिया से उसको ऐसा माना गया है सिकल सेल ट्रेट वालों में जो आम पॉपुलेशन की बजाय कम मलेरिया होने की संभावना होती जी। है। मतलब कुल मिलाकर ये भी डेंगू और मलेरिया के पेशेंट को भी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं सिकल सेल मलेरिया सिकल सेल ट्रेट में तो कम होगा जी, पर जो सिकल सेल डिजीज का जो पेशेंट है जिसमें दोनों जीन अपने सिकल सेल वाला जो सिकल सेल के ही है, हाँ, और वो खराब दोनों मतलब प्रभावित होने हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मलेरिया होगा वो थोड़ा सा वर्स भी होगा और फिर उसके अलग जो वेसोक्लूसिव क्राइसिस और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी ज़्यादा होंगे और मलेरिया की वजह से भी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं उसमें जी। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो धूम्रपान वगैरह ज्यादा करते हैं क्या उनमें भी इस रोग के होने की संभावना अधिक रहती है? देखो अभी तक ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखो अभी तक तो जो भी स्टडीज हैं उसमें ऐसा तो कुछ धूम्रपान से इसका रिलेशन अभी तक तो नहीं पाया गया है जी। होने के धूम्रपान तो जैसे इन जनरल बहुत सारी वैसे ही अपने समस्या उत्पन्न करता है। गर्भवती महिलाओं की बात करी जाए, अगर कोई गर्भवती महिला है इस रोग से पीड़ित है तो उसके लिए क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे? देखो ये आपने बहुत ही एक अच्छी चीज़ पूछी है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा एक डिटेल में बात करना चाहूँगा मैं। तो जैसे कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो रोग वाहक जिसे अपन सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। आपने रोग वाहक का जिक्र किया, एक मेरे पास में रिकॉर्ड भी है, भारत में तकरीबन 2 करोड़ सिकल सेल वाहक है और 14 लाख सिकल सेल पीड़ित। तो ये जो सिकल सेल लंबा अंतर है, एक तरफ 2 करोड़ तो वाहक है और 14 लाख पीड़ित है। हाँ, तो जो वाहक होते, अब जैसे क्या होता है कि जैसे ये आदिवासी एरियाज में जैसे अपन ने समझा कि ये बीमारी वहाँ पे ज़्यादा है, तो जैसे एक ही आदिवासी एरिया में जैसे कि क्या होता है कि 2 सिकल सेल ट्रेट के पेशेंट हैं जी। अगर सिकल सेल ट्रेट के 2 जने हैं अगर वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होनी चाहिए कि दो जो रोग वाहक जो 2 पेशेंट है, दो लोग हैं जो दोनों रोग वाहक है, उनकी शादियों को अपन को थोड़ा सा हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब उनकी शादियाँ अपन को इस तरीके से कि भाई उनकी शादियाँ कम से कम हो जी, क्योंकि अगर उन दोनों की शादी होती है तो उनमें ये होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो 25% संभावना है कि वो इस बीमारी से ग्रसित होगा, 50% संभावना है कि वो रोग वाहक होगा और 25% संभावना है कि बच्चा नॉर्मल होगा जी। मतलब हार्मफुल ज्यादा है, ये रिस्की ज्यादा है जी। मतलब 25% संभावना है कि वो जो बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा, 50% संभावना है कि वो रोग वाहक होगा, 75% तो वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है और 25% वो सही है। तो शुरू में ही ऐसे लोगों की अगर शादियों को अगर अपन रोकेंगे तो एक ये बहुत अच्छा इस बीमारी को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा कदम रहेगा। फिर अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने जैसे इस चीज़ को समझा कि ये बहुत लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में अपन को ये बीमारी मिल रही है, तो इस एरिया में अगर अपन को जितनी भी अपनी स्कीम है उसको प्रभावी रूप से अगर अपन इम्प्लीमेंट करें जी, तो और ज्यादा ज्यादा उस एरिया के, क्योंकि ऐसा तो नहीं अपन को पूरा इंडिया कवर करना है, इसे पर्टिकुलर रीजन ही अपन को कवर प्रभावित एरिया में हम तो वहाँ पे अपनी जो स्कीम्स है उसको काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जी। और इसमें क्या होगी, जैसे अपन लोगों को पेशेंट एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अपन लोगों को समझाएंगे कि भाई आपके बच्चों में ये बीमारी आने की संभावना ऐसी रहेगी, 25% ही संभावना है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो अगर ये चीज़ अगर उन लोगों को कन्वे करेंगे तो फिर हो सकता है कि अपन जो अपने लक्ष्य में थोड़ा सा सफल होंगे जी। मतलब लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ जैसे सोशल वर्कर्स है जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अब फिर जैसे अगर बाय द वे जैसे 2 ट्रेट वाले जो पेशेंट, जो रोग वाहक पेशेंट है, अगर बाय द वे इनकी शादी हो जाती है जी, तो फिर अगर इसमें अपन को आगे की संभावना है पे क्या है उस पर अपन बात करते हैं। तो जैसे कि इसमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है। अब काउंसलिंग में जैसे पेशेंट आपके पास बच्चा करने से पहले अगर आपके पास जैसे अगर माता पिता आते हैं तो अपन जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो अपन उनको बता सकते हैं कि ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे उसमें एक अच्छा ऑप्शन है IVF के लिए अपन उनको अगर कहें
तो आईवीएफ में क्या हुआ, जैसे अपन ने दोनों से उनके जी, एक तरफ से ओवा लिया, एक तरफ से स्पर्म लिया। मतलब आईवीएफ काफी कारगर साबित हो सकती है। आईवीएफ में क्या हुआ, जैसे आईवीएफ में अपन ने काफी सारे अपन ने जी, उनको फर्टिलाइज कर लिया ओवा और स्पर्म से। फिर जो बहुत सारे जो उनके अपना वो बनता है, भ्रूण बनता है, तो उस भ्रूण में अपन बाहर ही चेक कर सकते हैं कि ये बीमारी वाला है जी, और ये सही है। जी, तो और सही वाले को अपन उस महिला में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो उससे वो बच्चा सही उत्पन्न होगा। तो ये मतलब उन लोगों के लिए कितनी अच्छी बात होगी कि एक बच्चा है जिसको वो जीवन भर 30-40 साल तक इलाज करवा रहे हैं, उसको लेके परेशान हैं, और अगर उसी बीमारी को अगर अपन ने पहले ही अपन ने रूल आउट करके और आईवीएफ का अपन ने सहारा लेके अगर अपन ऐसा कर पाए तो माता पिता के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये, और उस बच्चे के लिए भी काफी सही रहेगा। कुल मिलाकर हमें जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। इसमें एक और चीज और आगे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपके पास जैसे माता पिता आए हैं, अगर अगर इसे बच्चा उत्पन्न होने मतलब लगने से पहले आए, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मतलब माता पिता आए और मतलब बच्चा मतलब ऑलरेडी मतलब लग चुका है फीमेल के गर्भ में, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है तो वो उसकी सेल्स होती है जो अपना अंदर फ्लूइड होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड, इसमें सस्पेंड करती है। तो 12 वीक के बाद क्या होता है कि जैसे अपन 12-15 वीक में अपन उस फ्लूइड को अपन चेक करके उसमें पता लगा सकते हैं कि जो गर्भ में जो बच्चा है इस बीमारी से पीड़ित है या रोग वाहक है या नॉर्मल है। अगर इसका अपन पता लगा के, तो अगर जैसे अगर बच्चा रोगी है, अगर अपन उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करके और फिर उसको नए सिरे से उनको अपन गाइड करके, तो इस तरीके से बचा जा सकता है, बचाव कर सकते हैं। जी, कुल मिलाकर हमें जागरूक रहने की सख्त जरूरत है, और शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न हो तो हमें हमारे डॉक्टर से उसको कंसल्ट करने की बहुत जरूरत है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ में इतने गंभीर विषय पे अपनी बातें रखी, आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।